सारी मुसीबतों का खात्मा होकर एक नई सुबह सिंघानिया बिला में फैल जाती है। कमरे में आदित्य और दिव्या के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों एक चादर से लिपटे हुए सो रहे थे। सूरज की धीमी रोशनी पड़ते ही दिव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने पर छुपने लगती है। आदित्य आंखें बंद करके ही दिव्या के माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है। दिव्या अपने हाथ आदित्य के खुले पीठ पर कसने लगती है। वहीं आदित्य दिव्या की खुली कमर से लेकर अपने हाथों को लपेट लेता है। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही आंखें बंद रखते हैं। आदित्य अपनी आंखें खोलकर घड़ी की ओर देखता है जिस पर सुबह के 6 बज रहे थे। आदित्य दिव्या के कान पर धीरे से वाइफी गेट अप। दिव्या बस मुंह में जवाब देती है। आदित्य दिव्या के कान पर फिर एक बार कहता है, वाइफी सुबह हो गई है। इतना बोलते ही आदित्य दिव्या के कान पर किस करता है। दिव्या कसमसाते हुए अपनी आँखों को खोलती है। दिव्या आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या के होंठों पर अपनी उंगली रखकर सहलाने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य दिव्या के होंठों पर किस करके पीछे की ओर हट जाता है। दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य दिव्या की आंखों में देखकर, तुम्हें पता है आजकल तुम बहुत रोंदू हो गई हो। हर बात पर तुम्हारे आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा, तब तुम बिल्कुल आंटी जैसी दिखोगी। दिव्या घूर कर आदित्य को देखती, फिर एकदम से कहती है, आपको मैं आंटी दिखती हूँ? आदित्य इधर उधर देखते हुए, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम आंटी दिखती हो। मैंने तो बस ये कहा है कि तुम चश्मा। इतना बोलते ही आदित्य की नज़र सीधे दिव्या पर पड़ती है, जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी, जिससे आदित्य के आगे के शब्द गले में ही अटक जाती है। कुछ देर तक तो दिव्या वैसे ही घूर कर आदित्य को देखती रहती है। फिर अचानक से दोनों ही साथ में हंसने लगते हैं। दिव्या आदित्य को टाइटली पकड़कर, मैंने आपकी ऐसी ही बातों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। आदित्य भी दिव्या को टाइटली हक करके कहता है, मैंने भी तुम्हारे इस क्यूट से फेस को बहुत मिस किया है। रूहान शरा को गोद में उठाकर अंदर आ रहा होता है। तभी माया और बिकासा जी उसे देख लेते हैं। माया और बिकासा एक साथ खड़ी होकर, रूहान आप दोनों कहाँ थे और शरा को आपने गोद में क्यों उठाया है? क्या हुआ है शरा को? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर शरा तुरंत जवाब देती है, बड़ी माँ, मैं बिल्कुल। शरा इससे आगे कुछ बोलती, रूहान बीच में बोलता है, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलते ही रूहान स्वरा को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जाकर बेड पर अच्छे से लेटा देता है। रूहान स्वरा को छोड़कर उसे देखते हुए, 1 इंच भी इस बेड से मत हिलना। स्वरा आज्ञाकारी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला देती है। यह देख कर रूहान कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। रूहान वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है।
रूहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद करते ही उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आई लव यू एंड आई रियली मिस यू सोना। प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भैया हैं। सर भैरव अरोरा मैम स्वरा के रियली ब्रदर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पागल दीवानों की तरह मैडम से प्यार करते हैं। उसने मैम को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। रूहान अचानक अपनी आँखों को खोलता है। उसकी आँखों के सामने अब स्वरा का मासूम चेहरा दिखने लगता है। वहीं उसके सिवाय उसके कानों पर स्वरा की कही हुई बातें सुनाई देने लगती हैं। मिस्टर हस्बैंड, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिस पर तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पर मैं तुम्हारी रियल स्माइल देखना चाहती हूँ। आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। यह सब सुनाई देते ही रूहान खुद को आईने में देखना है। आईने के सामने खड़े होते ही रूहान खुद को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर तक वह खुद को वैसे ही देखता रहता है, फिर आईने के सामने से हटकर शावर बंद करता है और कपड़े पहनकर रूहान बाहर आकर देखता है तो माया, विशाखा और ज्येष्ठा स्वरा के पास बैठी हुई थी। ज्येष्ठा अपने हाथों से स्वरा को नाश्ता खिला रही थी, तो वहीं विकासा स्वरा के लिए एप्पल काट रही थी और माया जी स्वरा के बालों पर हाथ फेर रही थी। रूहान चलते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ज्येष्ठा रूहान को देखकर, रूहान तुम आ गए, अब बताओ कि स्वरा के साथ ये सब कैसे हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ज्येष्ठा के सवाल से विकासा और माया की भी नज़र उस पर चली जाती है। रूहान सबको परेशानी में देखकर सारी बातों को एक एक करके उन्हें बताता है। रूहान की एक एक बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखते हैं। ज्येष्ठा एकदम से बोल पड़ती है, कोई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। I mean, ऐसा नहीं है कि भाई बहन में प्यार नहीं होता, पर ये दीवानों की तरह प्यार करता है और स्वरा से शादी करना चाहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इस पर रूहान कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं स्वरा भी नज़रें झुका लेती है। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद तीनों कमरे से चले जाते हैं। उनके जाते ही रूहान दरवाज़ा बंद करता है और स्वरा के पास आकर बैठ जाता है। स्वरा नज़रें झुकाए हुए कहती है, मुझे भी फ्रेश होना है। रूहान कुछ देर तक स्वरा को देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में बाउल में पानी और एक कपड़ा लेकर आता है और फिर स्वरा के कपड़े उतारने लगता है। स्वरा हड़बड़ाते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? रूहान स्वरा को बिने देखे, आई एम योर हस्बैंड, तो चुपचाप बैठी रहो। रूहान स्वरा के टॉप को निकाल देता है और फिर उसकी लॉन्ग स्कर्ट को। स्वरा ने अंदर से शॉर्ट्स और स्पॉट कमीज को पहन रखी थी। स्वरा को बात स्पंज देने लगता है,
रूहान के हाथ शौरा के हर एक शरीर के अंग को छूने लगते हैं, जिससे स्वरा सी रहते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेती है। रूहान के हर एक टच से स्वरा को एक बेचैनी सी होने लगती है। थोड़ी देर बाद रूहान बाउल को वॉशरूम में ले जाता है और स्वरा को नाइटी पहना देता है। रूहान स्वरा को अच्छे से लेटाकर खुद भी उसके पास लेट जाता है। रूहान के लेटते ही स्वरा उसके बहुत ही करीब चली जाती है। स्वरा एकटक रूहान को देखने लगती है। रूहान भी स्वरा को ही देख रहा था। स्वरा रूहान की आंखों में देखकर, तुम इतने अच्छे क्यों हो? पहली मुलाकात में तुमने मुझे इतना रूडली बिहेव किया, फिर भी तुम मुझे उसी वक्त से बहुत ही पसंद आए, क्योंकि मैंने तुम में कुछ डिफरेंट देखा। यू आर वेरी डिफरेंट। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी मेरे होगे। रूहान तुरंत रूडली जवाब देता है, आई एम नॉट योर ओके। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा होऊंगा। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, अभी अभी तो तुमने कहा था कि यू आर माई हस्बैंड। भूल गए क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो मुझे अपने करीब क्यों लेकर आते हो? कल तो मैं मर भी रही थी, मर क्यों नहीं जाने देते? तुमसे हमेशा के लिए मैं दूर चली जाती। स्वरा के यह कहते ही रूहान एकदम से स्वरा के हाथों को टाइटली पकड़कर, वही तो प्रॉब्लम है ना, जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं जी ही नहीं पाऊँगा, और जब करीब होती हो तो बस तुमसे दूरी बनाकर रखने का मन करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं बनाऊंगा। स्वरा एकटक रूहान को देखती रहती है। रूहान को जब एहसास होता है कि उसने स्वरा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है, तो तुरंत उसके हाथों को छोड़ देता है। रूहान के छोड़ते ही स्वरा रूहान को गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, आई एम टोटली एम्बैरेस्ड विथ यू। आई रियली रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। रूहान चुपचाप रहता है। कुछ देर बाद स्वरा सो जाती है। उसके सोते ही रूहान उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगता है। देखते देखते वह धीरे से बोलता है, आई थिंक आई आल्सो। बोलकर रुक जाता है और स्वरा के माथे को चूम लेता है। स्वरा नींद में ही मुस्कुराने लगती है। उधर ज्येष्ठा और ध्रुव आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। ज्येष्ठा ध्रुव को, देखो ध्रुव, मुझसे पंगा मत लो वरना बहुत बुरा होगा। ध्रुव भी उसी अंदाज में, तुम भी मुझसे पंगा मत लो वरना बहुत बुरा होगा। ज्येष्ठा एकदम से चिढ़ जाती है, रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। बोलते हुए ही ज्येष्ठा आगे बढ़कर ध्रुव के पेट पर पंच मारने को होती है कि उससे पहले ध्रुव उसे रोककर घुमा देता है। ज्येष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव को जब एहसास होता है कि वह ज्येष्ठा को संभाल नहीं पाएगा, तो वह तुरंत ज्येष्ठा के गर्दन पर किस करता है। ध्रुव के ऐसा करते ही ज्येष्ठा चुप हो जाती है। ज्येष्ठा को चुप महसूस कर ध्रुव तुरंत उसे खुद से दूर कर देता है।
ज्येष्ठा भी तुरंत आगे बढ़कर अपने पैर से कराटे स्टाइल में उस पर अटैक करने को होती है। ध्रुव घूमकर ज्येष्ठा के गाल पर तुरंत किस करता है। ज्येष्ठा चिढ़ते हुए मन में, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते ही ज्येष्ठा आगे बढ़कर ध्रुव के सीने पर किस करती है। उसके ऐसा करते ही ध्रुव खुद को प्रोटेक्ट करना छोड़ देता है। ज्येष्ठा धीरे धीरे ध्रुव को किस करते हुए ऊपर आ जाता है, फिर अचानक से जोर से उसके गर्दन पर बाइट करती है और उससे दूर हो जाती है। ध्रुव के मुंह से आय निकल जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा को घूर कर जंगली शेरनी ज्येष्ठा जीभ दिखाकर भागने लगती है। ध्रुव भी उसके पीछे जाता है। दोनों चूहे बिल्ली की तरह पकड़म पकड़ खेल रहे थे। तभी विकासा जी की आवाज़ आती है, ये सब क्या हो रहा है। ध्रुव और ज्येष्ठा एक साथ रुक जाते हैं। ज्येष्ठा दौड़कर विकासा जी के पास जाती है और एकदम शिकायत करते हुए, मामी आपको पता है इस भुक्खड़ ने मेरी रसमलाई खा ली है। विकासा ध्रुव की ओर देखती है। ध्रुव दोनों को देखकर, हाँ तो रखा हुआ था तो मुझे लगा मेरा है। ज्येष्ठा चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें बता कर गई थी कि ये मेरी है और मैं आकर खाऊंगी। दोनों फिर एक बार बहस करने लगते हैं। विकासा एकदम से चिल्लाती हैं, चुप हो जाइए दोनों। ध्रुव और ज्येष्ठा चुप हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को जलती आंखों से देख रहे थे। विकासा ज्येष्ठा के कंधे पर हाथ रखकर, ज्येष्ठा आप किसी और दिन खा लीजिएगा, आज तो सब खत्म हो गई है। यह सुनकर ज्येष्ठा का बुरा सा मुंह बन जाता है कि तभी दिव्या एक बाउल में रसमलाई लेकर आती है और उसे ज्येष्ठा को देते हुए, ज्येष्ठा तुम ये खा लो। ज्येष्ठा पहले बाउल को देखती है, फिर दिव्या को देखकर, क्या हुआ, तुमने नहीं खाया है क्या। दिव्या जवाब देती है, वो मुझे और इनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए हमने साथ में बस एक ही खाए। दिव्या का जवाब सुन ध्रुव मन में, जब दोनों अपने रोंठों से एक दूसरे को हर वक्त मीठा करवाते रहेंगे तो कहाँ से मीठा खाने का मन करेगा। वहीं ज्येष्ठा दिव्या से बाउल ले लेती है। रात के वक्त सभी टेरेस पर मौजूद थे। टेरेस को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। अनु बैलून को पकड़कर खेल रही थी। अनुज और सपना चेयर पर पास पास बैठे हुए बात कर रहे थे। सभी को तो इंतज़ार था बस 12 बजे का। दिव्या अपनी नज़रें इधर से उधर फेरने लगती है, पर आदित्य कहीं नहीं होता। यह देखकर दिव्या, ये कहाँ रह गए। इतना बोलकर दिव्या सीढ़ियों से नीचे ही उतरने लगती है। तभी प्रीत बीच में आकर मिलती है। प्रीत को देखते ही दिव्या नजरें झुका लेती है। अचानक से ही उसके कानों पर प्रीत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, दिव्या तुमने तो कहा था तुम प्रिंस को कुछ नहीं होने दोगी, फिर ये सब कैसे हुआ। असल में ना दिव्या गलती से तुम्हारी है, ना तुम प्रिंस से कभी मिलती, ना कभी प्रिंस को तुमसे प्यार होता और ना ही आज उसके साथ ये सब होता। ये सब की तो जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ही वजह से मेरी प्रिंस की जान गई है। तुम गुनहगार हो इन सब की। प्रीत को दिव्या की नज़रें झुकाए देखकर टीस सी उठती है।
वह दिव्या का हाथ पकड़ती है तो दिव्या प्रीत को देखने लगती है। प्रीत गिल्ट भरे आंखों से देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी दिव्या, मैंने उस वक्त पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, इसलिए जो मुंह में आता गया मैं बकती चली गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दिव्या। कोई बात नहीं। प्रीत झट से दिव्या के गले लग जाती है। प्लीज़ दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। आज कुछ वक्त में ये पुराना साल ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। दिव्या प्रीत के पीठ पर हाथ रख के, प्रीत, मैं वो सब कब का ही भूल चुकी हूँ। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे थे कि जज्बात का बाहर आना जायज़ ही था। स्टडी रूम में आदित्य खड़ा था और प्रियांश सोफे पर आराम से पैर पसार कर बैठकर एप्पल खा रहा था। प्रियांश खाते हुए, क्या हुआ आदित्य, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आदित्य कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है, फिर वैसे ही खड़े कहता है, मुझे पता है तुम मेरी वाइफी से प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अच्छी तरह से वो एहसास दिखते हैं। प्रियांश लापरवाही से ही, हाँ तो क्या तुमने मुझे यहाँ दिव्या को मेरे हवाले करने के लिए बुलाया है? आदित्य प्रियांश की ओर मुड़कर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली में, अगर मैंने हाँ कहा तो तुम क्या करोगे? प्रियांश के हाथों से एकदम से एप्पल छूट कर गिर जाती है। वह आदित्य को देखने लगता है जो कि बहुत सीरियस वे में खड़ा था। प्रियांश सोफे से उठकर एकदम चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य वो तुम्हारा प्यार है और दिव्या का प्यार भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं तुमसे दिव्या को छीनूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या की खुशी सिर्फ तुम हो और मैं अपने प्यार की खुशी में उसमें से कभी नहीं छीनूंगा। आदित्य चुपचाप प्रियांश को ही देखता रहता है, फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन एक बात तुम्हारे मुंह से सुनना था। आई विश कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आए जो सिर्फ तुम्हारी हो। प्रियांश बस आदित्य को देखता रहता है। वहीं दिव्या बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे आदित्य का बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह एक नज़र स्टडी रूम को देखकर वहां से बाहर की ओर चली जाती है। वहीं अंदर प्रियांश एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी लाइफ में कोई ना हो, सिर्फ दिव्या हमेशा दिल में रहे। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आदित्य के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्रियांश को देखकर, प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें होगी। जब एक तरफा मोहब्बत होती है ना, तब जितनी तकलीफ होती है ये मैंने अच्छे से महसूस किया है। जब हम अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखते हैं
तो दिल इतना तड़पता है कि खुद को मारने का मन करता है। कुछ लोग एक तरफा मोहब्बत में पागल हो जाते, तो कोई खुद को मार देते हैं या कोई उसी को मार देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। यह सुनकर प्रियांश से एकदम से बोल पड़ता है, तो क्या तुम भी एक तरफा मोहब्बत कर चुके हो? आदित्य प्रियांश को देखता है। प्रियांश की बातों को टालते हुए अब आदित्य घड़ी को देखकर कहता है, चलो 5 मिनट हैं नए साल की शुरू होने में। इतना बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। प्रियांश कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर वह भी आगे की ओर चला जाता है। 12 बजते ही टेरिस पर एक जोरदार आवाज़ गूंजती है, हैप्पी न्यू ईयर। उसके साथ पटाखों की थोड़ी शोर और मिठाइयों के बंटवारे करते हुए नए साल का सभी स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।